आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। फ्रेंड्स, मैं आज बात कर रहा हूँ वह बीकानेर न्यूज पोर्टल एडिटर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बात कर रहा हूँ आप सभी से। बीकानेर न्यूज पोर्टल एडिटर एसोसिएशन बीकानेर के 40 से ज्यादा मीडिया हाउस जो है या बीकानेर से संचालित हो रहे हैं उनका संगठन है। संगठन अभी 4 महीने के अपने बहुत ही प्रारंभिक रूप में है और उसका जो पंजीकरण प्रक्रिया है वो भी प्रक्रियाधीन है। मैं आप सभी साथियों का बताना चाहूंगा कि यह संगठन 2 विशेष कारणों से बनाया गया है। एक कारण तो जो हमारे खुद के प्रोफेशन में डिजिटल मीडिया को लेके क्या हम अपना खुद का उन्नयन कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो हमारे खुद के विकास को लेके तो है ही, लेकिन व्यवसाय का या बाजार का या दुनिया का एक रिवाज है कि जब तक आप दोगे नहीं कुछ मिलेगा भी नहीं। तो हमारे ये सभी साथियों ने मिलकर तय किया कि हम बीकानेर को क्या दे सकते हैं ताकि जो हम वापस हमें जो मिले ईश्वर की दया से जो प्रसाद रूपी उससे जीवन व्यवस्था को एक अच्छे सुंदर ढंग से दिया जा सके। तो बीकानेर का विकास जो है अभी सभी साथी ऐसे हैं जो लगभग हर घर में, हर एसोसिएशन में, हर संस्था में कहीं ना कहीं जाते हैं और उनको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ बीकानेर में करना बाकी है। एक जो एडवांटेज हमारे को आप सभी साथियों के कारण से मिल जाता है कि हम हर घर में, हर संस्था में जाने का आप लोगों ने हमें एक विशेष सुविधा दे रखी है। तो ये हम एक कड़ी के रूप में, जैसा कि मीडिया का मूल धर्म होता है कि वो कड़ी के रूप में काम होता है, वो कड़ी हम नए जमाने की जो डिजिटल मीडिया है उस परिवेश में हम आपके साथ जुड़े रहे और बीकानेर के विकास का जो शब्द है, ये बीकानेर का विकास, उसको ध्येय वाक्य बनाए। तो विकास कैसे हो सकता है, ये कुछ हम हमारी तरफ से प्रयास करें, लेकिन हमारे प्रयासों को तभी संभव होगा कि जब आप जैसे अनुभवी लोग गाइड करें कि ये चीजें बीकानेर में हो चुकी है और ये चीज होने की संभावनाएं हैं और आपका यानी कि हमारा मीडिया का रोल इसमें कहाँ हो सकता है। चूंकि आप सबने देखा होगा कि मीडिया अभी बहुत हाईली इंटरेक्टिव हो गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद, और कुछ चीजें ऐसी हो गई है मीडिया को लेके कि केवल वो एक प्रेस नोट छापने या एक अन्वेषण वाली खबर है उसको छापने तक नहीं है, उसका रोल सहभागिता में पैरेलल चलने लग गया है। जैसे आप देख रहे हैं सैटेलाइट चैनल देख रहे हैं, उसमें केवल वो एक न्यूज का चैनल नहीं होता, उसमें शार्क टैंक जैसे इवेंट प्रोग्राम भी आते हैं जो विकास एक सेकंड एक लिस्ट बदले को फिर भेज दिया मैंने का सुझाव को मानते साथ हम धन्यवाद विश्वास करते हैं।
डायनामिक पर्सनालिटी उज्जवल गोलसा जी से आग्रह, धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज के पार्टनर है, दो शब्द वो कहें। नमस्कार, आप सभी का आभार यहाँ पे सबसे पहले तो पढ़ाने के लिए। हमारी सिक्योरिटी फोरम अभी जस्ट ओपन हुई है 2 दिन पहले, और ये पहला प्रयास है हमारा कि पत्रकारों के साथ मिलकर सबके साथ काम करने का। उम्मीद है आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ हमें भी अनुभव मिलेगा, और आगे बीकानेर के उज्जवल भविष्य के लिए हम भी आपके साथ मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। धनलक्ष्मी का रास्ता इन्होंने बताया है, बहुत गाइडिंग लाइट मोतीलाल ओसवाल ग्रुप को इन्होंने पकड़ा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है, दो शब्द उनसे भी सुनते हैं। कहते हैं बहुत पैसा बरसाते हैं ये सभी लोगों को। मैं मोतीलाल ओसवाल को रिप्रेजेंट करता हूँ, और सबसे खास बात यह है कि मोतीलाल ओसवाल जी भी राजस्थान के हैं, तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी किसी के मार्ग में नहीं आती, उसको कब आप पहचान सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा यही काम होता है कि हम लोगों को मार्गदर्शन दें कि आप कब उस लक्ष्मी तक पहुंच सकते हो, उसके हम तरीके बताते हैं, और कैसे आप लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत अच्छा अपना पैसा बना सकते हो, उसका मार्गदर्शन हम यहाँ के लोगों को देते हैं। और हमारा मकसद यही है कि बीकानेर में विकास हो, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से लोगों की वेल्थ क्रिएशन करते हैं। तो अपने दायित्व पूरे करने होते हैं, ये हमारा परिचय था। प्रायोजक का परिचय देना हमारा दायित्व था, ये दायित्व हमने निभाया और पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब अपन मुख्य धारा में आते हैं, जो मूल हमारा ऑब्जेक्ट था, आप सभी साथियों, आप सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना, आपकी प्रतिक्रिया लेना, ताकि उसको रिकॉर्ड कर सके, लिख सके, वीडियो बना सके। और पुनः आग्रह करूंगा कि जो सक्षम स्तर है उन तक आपकी बात पहुंचाई जा सके, और हमारी कवरेज के माध्यम से आम जन के बीच में तो जाएगा ही, और सक्षम स्तर पर भी जाएगा। मेरा आग्रह विनय जी से कि सर से सभी, मेरा विशेष अवसर रहेगा। वैसे हम सब, आप सभी को जानते हैं, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कोई फैक्चुअल मिस्टेक ना हो जाए, कहीं लिखने में कोई गलती नहीं हो जाए, कोई ऐसा हो जो नया हो, परिचय में नहीं हो, तो एक आप अपना शॉर्ट आप लोगों को हमने कभी आज बड़ी खुशी हो रही है, आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया, हम आपके और बहुत इनको प्रयास है, बहुत अनूठा प्रयास है, इसके लिए उनका बहुत बहुत सबने अपने अपनी बात रखी। मैं अपनी माइनिंग इंडस्ट्री से हूँ, राजेश मेरा नाम है। 3-4 बातें ये समर्थन करनी है कि GST का जो समानीकरण है, GST अपने आप में एक बहुत जरूरी हो गया। उस कारण से क्या है, व्यापार में बड़ी दिक्कत आती है, कहीं पे 5%, कहीं पे 18%, कहीं पे। सभी को अपने दायित्व पूरे करने होते हैं, ये हमारा परिचय था। प्रायोजक का परिचय देना हमारा दायित्व था, ये दायित्व हमने निभाया और पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब अपन मुख्य धारा में आते हैं, जो मूल हमारा ऑब्जेक्ट था, आप सभी साथियों, आप सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना, आपकी प्रतिक्रिया लेना, ताकि उसको रिकॉर्ड कर सके, लिख सके, वीडियो बना सके। और पुनः आग्रह करूंगा कि जो सक्षम स्तर है उन तक आपकी बात पहुंचाई जा सके, और हमारी कवरेज के माध्यम से आम जन के बीच में तो जाएगा ही, और सक्षम स्तर पर भी जाएगा। मेरा आग्रह विनय जी से कि सर से सभी, मेरा विशेष अवसर रहेगा। वैसे हम सब, आप सभी को जानते हैं, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कोई फैक्चुअल मिस्टेक ना हो जाए, कहीं लिखने में कोई गलती नहीं हो जाए, कोई ऐसा हो जो नया हो, परिचय में नहीं हो, तो एक आप अपना शॉर्ट नाम परिचय देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे। 2 मिनट हमने तो हमारे यूनाइटेड होने का और आप सबका हमारे को स्नेहाशीष देने का हमारे को यही एडवांटेज है कि हम आज एक ही छत के नीचे बैठे हैं और सभी एक दूसरे का सहयोग लेने और देने के लिए तैयार है। तो जैसे मैं बता रहा था कि कल अचानक से याद आया कि क्या किया जा सकता है, इसको एक्शन में कैसे लाया जा सकता है पत्रकारिता को, ताकि केवल प्रेस नोट पे नहीं, आपको लगे कि ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं, इस विषय पे आप लोग मिलके काम करो, वो सुनने का भी हमारा इसमें कोर ऑब्जेक्ट है हमारा, कि आप हमें बताएं और हम भी कुछ बताएं कि भाई हम ये करने के लिए तैयार है, कैसे वो काम किया जा सकता है। तो ये हमारा मुख्य मोटो ये भी है, ये बात पहुंचे, बजट का संदेश पहुंचे, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है, मिशन है, वो भी आप तक और आपके माध्यम से बीकानेर के विकास को सकारात्मक रूप से लाएं। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा उज्जवल गोल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। भाई गोपाल अग्रवाल
आनंद जी जोशी, अजीत जी भुट्टा साहब बहुत पुराने साथी हैं। और मैं पिछले 40 वर्षों से टीचिंग लाइन में हूँ। पहले जैन कॉलेज में लेक्चरर था, फिर गवर्नमेंट कॉलेजेज में चले गए। उसके रिटायरमेंट के बाद में मैंने सैसोमो कॉलेज डूंगरगढ़ में प्रिंसिपल रहा और फिर वहाँ से भी अब रिटायर हो गया हूँ। और जो लेखन का कार्य है, भुट्टा जी जानते हैं कि राजस्थान पत्रिका में 20 साल पहले मैं लगातार उद्यम परिशिष्ट में और वो स्वास्थ्य परिशिष्ट में, शिक्षा और संस्कृति का एक परिशिष्ट आता था, उसमें सब में जो है आर्टिकल प्रकाशित होते थे। और ये जो बजट के बारे में है, पिछले 40 सालों से हम ये बजट की परिचर्चाओं भाग ले रहे हैं। और इस साल का ये जो बजट है उसमें जैसा जोशी साहब ने कहा है कि हम युवाओं पर अगर ध्यान दें, आज का जो समय है, पूरे देश की जो आबादी है उसका जो है 65% भाग युवाओं का है। और युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात जो आपने कहा 10-15 दिन पहले आपने उद्योगपतियों के साथ जो चर्चा की थी, मेरे हिसाब से उसी को पूरक मानते हुए उन्होंने जो ये नई स्कीम शुरू की है कि उद्योगों से पूछ के एकेडमिक कोर्स में क्या परिवर्तन किया जाए। और इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, पिछले कई वर्षों से यह बात आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जो इंडस्ट्री चाहता है, द कॉलेजेस आर नॉट अपार्टिंग दैट ट्रेनिंग। तो अब इस बजट में ये बात उन्होंने कही है कि जो उद्योगों में आवश्यकता है, जिस टेक्नोलॉजी की, जिस क्वालिटी की, उस क्वालिटी के युवा तैयार किए जाएं। और उसके लिए मैं समझता हूँ राजस्थान नहीं, बीकानेर ही हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की कॉलेज है, हमारे यहाँ MBA की कॉलेज है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेज हैं। तो वहाँ यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए और हमारे यहाँ जो उद्योग हैं, चाहे वह हमारा पुराना परंपरागत ऊन उद्योग है, चाहे हमारा सिरेमिक्स उद्योग है, जो अभी कुछ वर्षों से मैं समझता हूँ वह थोड़ा बैकवर्ड जा रहा है, तो उन उद्योगों से संबंधित और अभी जो नए उद्योग, और अब सोलर एनर्जी जो है बहुत अच्छा अपने लिए यहाँ अच्छा चांस दे सकता है हमारे युवाओं को रोजगार देने का। उसके अलावा जो अभी एक हमारी मिट्टी से जो कार्बोनाइट निकल रहा है, कैल्शियम कार्बोनाइट, बहुत अच्छी इंडस्ट्री मैं समझता हूँ बीकानेर में अभी ऐसी शायद 2 या 3 इंडस्ट्री है। अगर इस प्रकार से ये कोर्स शुरू किए जाएं कॉलेजों में, जो हमारी चाहे टेक्निकल कॉलेज हैं, चाहे हमारे मैनेजमेंट की कॉलेज हैं, चाहे हमारी एग्रीकल्चर की कॉलेज हैं, कि हमारी मिट्टी जो है वह सोना उगल रही है। आवश्यकता है कि हम भी जो बजट आया है उस बजट को अनुसार हमारे यहाँ के प्रशासन भी उसको इस प्रकार से लागू करें ताकि हमारी कॉलेजों में, हमारी संस्थाओं में वे कोर्स शुरू हों, जिससे हमारी जो नए बच्चे निकल रहे हैं उनको उन नई टेक्निक का ज्ञान प्राप्त करते हुए यहाँ लोकल ही वे अपने इंडस्ट्री लगाएं, ताकि लोकल हमारे जो यूथ हैं, जो हमारा यहाँ का पढ़ा लिखा यूथ है, उसको यहाँ रोजगार मिले, उसको बाहर नहीं जाना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि यह स्कीम जो है, यह जो बजट में घोषणा की गई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और युवाओं के लिए आगे यह बहुत ही गोल्डन चांस है जो उनको रोजगार का साधन देगा। धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर अजय जोशी, सबसे पहले परिचय तो ये आपको दे दें, वैसे मैं कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, भोपाल में स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग और भी स्टूडेंट हैं। सबसे पहले आनंद जी का और विनय जी का और आपके टीम का पूरे बधाई कि आपने इस तरह का आयोजन किया। पत्रकारिता से मेरा जुड़ाव इस चीज में लगाव भी हो गया, क्योंकि मैंने खुद लगभग 20 साल पहले पत्रकारिता का BJMC का कोर्स किया था, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का, फिर MJMC का कोर्स भी किया। और उसके बाद में मैंने क्या है कि वहाँ पे जो काउंसलिंग क्लासें लगती थी उनको पढ़ाना भी शुरू किया। बीकानेर के बहुत सारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं, यहाँ नाम की कोई जरूरत है नहीं उसकी। मूल बात यह है कि अब चूंकि आप बजट पे हैं और बजट पे है, बीकानेर की बात बजट के साथ अपने अभी जैसा आनंद जी जिक्र किया कि जुड़े, क्योंकि उसमें बजट में बीकानेर के लिए कोई विशेष बात तो है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब लोगों को बोलना अनावश्यक रिपीटेशन ना हो, इसलिए क्या मैं एक बिंदु पे बात करना चाहता हूँ, ताकि, और मेरे ख्याल से सभी लोग एक बिंदु पे बात करेंगे तो अनावश्यक रिपीटेशन भी नहीं होगा। जो मैं बिंदु पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो सारा चुनाव है, हमारा सारा जो राजनीति है, वो युवाओं के रोजगार से शुरू हुई।
युवाओं के रोजगार के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े, उठाए। उसमें जो एक कदम जो था वो इंटर्नशिप का था। एकदम नया कंसेप्ट लाई सरकार कि भाई हम 5 सालों में 1 करोड़ युवा लोगों को इंटर्नशिप देंगे। लेकिन इंटर्नशिप उस जो योजना है, उस योजना के साथ में बहुत सारी जो है सीमाएं लगाई। वो सीमाएं जो है वो मेरे हिसाब से पता नहीं किस तरह से सोचा है और आगे उसमें क्या आगे होता है। मेरे इसमें जो 4 शंकाएं थी इसमें, पहली शंका इसमें यह थी कि उन्होंने जो पात्रता के मापदंड तय किए उसमें लिखा कि जो पेशेवर व्यक्ति है, पेशेवर कोर्स किए हुए हैं, CA, CS, MBA, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वो लोग इंटर्नशिप के पात्र नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जिनके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है वो पात्र नहीं होगा। नंबर 3 जो आयकर देते हैं वो पात्र नहीं होंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं। पहले मैं एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पोर्टल्स और धनलक्ष्मी सिक्योरिटीज़ का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बीकानेर को बड़े शहरों की तर्ज पर एक ऐसा अनुपम उदाहरण के साथ लोगों को एक सुविधा उपलब्ध करवाई है कि बजट समझने के लिए यहाँ पर पुखराज जी, मोहन जी, विमला जी, मकसूद जी, अजय जोशी जी, सुभाष जी जैसे, राजेश जी चूरा साहब जैसे विषय विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। तो दूसरी तरफ पोर्टल मैं देख रहा हूँ, एक पोर्टल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कवर कर रहा है और एक जिम्मेदार पत्रकारिता की तरफ बीकानेर को बढ़ा रहा है। तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बजट पर प्रतिक्रिया और बजट पर हम चर्चा जो रखा है, निश्चित रूप से ये देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि एक स्थायी सरकार और स्थायी विदेश वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है लगातार। तो निश्चित रूप से उसमें अनुभव दिखाई दे रहा है और अनुभव इस रूप में भी दिखाई दे रहा है कि 2 बड़े फैसले किए जो मुझे अच्छे लगे। एक तो रोजगार की तरफ प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलाकर बढ़ने की बात की गई है 500 कंपनीज के साथ में, ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, महंगाई कम करने के लिए जो मुफ्त राशन का जो वितरण है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई। जबकि अगर हम चुनाव पर आकर बात करें तो चुनाव में ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद मुफ्त राशन ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी, वो बंद नहीं हुई है। तो मेरी राय ऐसी है कि महंगाई में कुछ देश की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग है वो ये उम्मीद करता है कि उसको रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध हो जाए, तो वो नहीं करना, सराहना करता हूं मैं इसकी। और बजट पर जैसा सब एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चुनाव का असर था, तो बेरोजगारी जो एक बहुत मुख्य मुद्दा था उस मुद्दे को चाहे कहीं से भी आकर इनके पास आया, लेकिन उस मुद्दे को वित्त मंत्री ने एक्नॉलेज किया, इसके लिए हम सराहना करते हैं। दूसरी तरफ हम एक देखते हैं कि इसी लास्ट सरकार के टेन्योर में हमने एक बहुत बड़ा पैंडेमिक कोविड के रूप में झेला था। उसमें एक अनुभव हमारा सामने आया कि सरकार निरंतर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, पब्लिक सेक्टर लगातार कमजोर होते जा रहा है, जो अच्छा नहीं है। आप देखिए कोविड के टाइम में जितना अच्छा काम पब्लिक सेक्टर की कंपनीज ने किया, और आज अगर देश की आज़ादी के बाद से अभी तक की नींव पर भी हम गौर करें, देश को मजबूत करने का काम जो प्राइवेट सेक्टर PSUs ने किया है वैसा शायद प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं कर पाता। ये देश का पहला बजट होता तो मुझे लगता है कि आज हम इतने मजबूत नहीं हो पाते। प्राइवेट सेक्टर मजबूत होता है तभी देश आगे बढ़ता है, उसमें रोजगार के अवसर आते हैं और R&Ds होती है। आप देखिए इजराइल R&D पर 4% खर्च कर रहा है और भारत 0.6 ऐसा कुछ परसेंटेज है, बहुत थोड़ा सा है, जबकि इजराइल की अर्थव्यवस्था हमसे बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। हम सिलसिलेवार भी देखें तो हमसे ज़्यादा खर्च करने वाले बहुत सारे देश हैं। तो किसी भी देश में नीचे स्तर पर रिसर्च और एनालिसिस से ही देश आगे बढ़ता है। अनुसंधान चाहे व्यापार में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अनुसंधान देश को आगे बढ़ाता है। अनुसंधान पर भी एक ऐसा ही, जैसे 500 कंपनीज को एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, ये आरक्षण का भी एक अच्छा तोड़ है, रिजर्वेशन का भी बहुत अच्छा सा तोड़ इसमें किया गया है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, सरकार को इस तरह से प्रयास करने चाहिए कि R&Ds को बढ़ा दे। छोटे से छोटी अगर SMEs को अगर R&D के लिए कुछ बजट
एलोकेट करेगी, उसको प्रमोशन मिलेगा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। राजस्थान के बजट की भी साथ साथ चर्चा हो रही है। राजस्थान में फूड के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, फूड इंडस्ट्री से संबंधित। राजस्थान में जो कैप 50 लाख की है सब्सिडी की, वो यूपी में 5 करोड़ है, जबकि फूड में हम लोग यूपी से कहीं भी शेयर देखें तो बीकानेर, राजस्थान बहुत ग्रोइंग स्टेट है फूड इंडस्ट्री के लिए। तो उम्मीद थी कि यहाँ पर कैप 50 लाख की बढ़कर कुछ आएगी, लेकिन बढ़कर नहीं आई। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, वुलन इंडस्ट्री की, हमने लगातार अनेक मंचों पर 3 डिमांड उठाई थी। एक तो बीकानेर ऊन में एक बहुत विश्व में विख्यात स्थान है। इसका कारण यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक रूप से हम समृद्ध हैं, इसलिए बीकानेर में ऊन का काम हो रहा है। ऊन को बढ़ावा देने के लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया था कि चारागाह को विकास करने के लिए ग्रेजिंग लैंड, चारागाह भूमि जो कि राजस्थान में उपलब्ध है, और अभी आंकड़ा भी पुखराज जी से मिला, तो इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए ताकि भविष्य में खेती के लिए राजस्थान की और भारत की भूमि तैयार हो। हम सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड में आज से 30-40 साल पहले वूल फार्मिंग शुरू हुई थी, और आज उसका रिजल्ट ये है कि वो वूल पर काम कम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग, उन्होंने एक पंच लाइन बनाकर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षण कर लिया और उसकी सप्लाई की व्यवस्था खुद कर ली। तो हमें भविष्य की अगर इंडस्ट्री पर ध्यान दें, तो अगर आज हम वूल को पकड़ते हैं तो भविष्य में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा प्रूव हो चुका है। तो सरकार को इस तरफ करना चाहिए था। दूसरा, हमने, भारत सरकार 20,000 करोड़ के कारपेट एक्सपोर्ट कर रही है, बदले में इससे डबल 30,000 से 40,000 करोड़ के बीच में कारपेट इंपोर्ट भी हो रहे हैं। तो एक तरफ इंपोर्ट हो रहा है, दूसरी तरफ उससे कम एक्सपोर्ट है, तो इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है। जैसे जो अभी बात कही गई थी, विदेशी मुद्रा कम आ रही है, तो ये ट्रेड बैलेंस के लिए जरूरी होता कि या तो इंपोर्ट पर बैन लगे या इंडिया में इंपोर्टेड कारपेट बनाने की बात शुरू हो। ये भी हमने मांग अलग अलग जगह से रखी थी कि इंडिया में वूल, इंपोर्टेड वुलन कारपेट, इंपोर्टेड कारपेट्स, बल्कि चाहे मैन मेड फाइबर हो उसमें, लेकिन इंपोर्टेड कारपेट लाकर एक बार भारत की अर्थव्यवस्था को दिशा दी जा सकती थी, वो नहीं दे पाई। दूसरा, एक सार्वजनिक सरोकार से संबंधित है कि भेड़ पालक जो है उनकी व्यवस्था करने के लिए उनको मनरेगा या और किसी स्कीम से जोड़कर उनका भविष्य सुरक्षित किया जाना चाहिए। ये मांग भी हमारी मांगी नहीं गई थी, तो हमें उम्मीद थी कि इस बजट में इसको लेकर कुछ ना कुछ आएगा। तो कुल मिलाकर देख, जब सभी पत्रकारों का परिचय हुआ तब यहाँ पर हम लोग उपस्थित नहीं थे, कुछ कारणों से आने में लेट हुई। मैं डॉक्टर मुनीता मोखली, द इंटरनल न्यूज से। इस परिचर्चा को रखने का उद्देश्य यही रहा कि ये इस जो एसोसिएशन हमारे द्वारा बनाई गई, इसका 3रा या 4था कार्यक्रम है, और अब तक रचनात्मक कार्यक्रमों की श्रेणी में इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य यही था कि आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से पत्रकार जगत जो है वो एक रचनात्मकता की और अग्रसर हो सके, और हम बात कर सके कि इस बजट का बीकानेर को क्या मिला, इस बजट का बीकानेर में क्या इम्पैक्ट रहा। आप लोगों ने न केवल अपने अपने जो एरियाज हैं उनके बारे में बात करी, बल्कि साथ साथ हम लोगों को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों से अवगत कराया जो शायद हम लोग नहीं जानते थे। तो मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। गुल पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ, और हाल ही में हमने एक यूथ के साथ में, जो यूथ इंडस्ट्रिस्ट है उनके साथ में एक एसोसिएशन भी बनाई है जिसका नाम हमने रखा है बीका, जिसके अंतर्गत अभी रिसेंटली हमने एक बजट का कार्यक्रम भी किया। मैं अगर ये बात करूँ बजट की, तो एक व्यापारी की हैसियत से अगर मैं बात करूँ तो मुझे बजट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चूँकि मैं सोलर एनर्जी से आता हूँ, रिन्यूएबल का मेरा बिजनेस है, तो जो सोलर पे जो बहुत लंबे समय से जो कस्टम ड्यूटी कम करने की जो मांग कर रहे थे, वो इस सरकार में इस बजट में पूरी कर दी गई है। तो उससे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि सोलर के जो प्राइसेज है उसमें रिडक्शन आएगा और उससे सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं किया गया है कि किस पार्ट पे जो सेल के प्राइस कम करेंगे, या ग्लास की कीमत कम होगी, या जो एल्यूमिनियम उस पर जो परचेज कर रहे हैं उसकी प्राइस घटेगी, ये कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं बजट में एक ये लैकुना देखने में मिला, कभी सोलर के प्राइसेस कम होंगे, पूरे मार्केट में एक
प्रचार हो गया, लेकिन कहाँ कहाँ होंगे ये अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, बहुत लंबे समय से आप लोग देख रहे होंगे 300 यूनिट फ्री देने का जो लंबे समय से जो गवर्नमेंट का एक चल रहा है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसी किसी भी प्रकार की 300 यूनिट फ्री है ही नहीं। जब इनसे पूछा जाता है कि 300 यूनिट कौन सी फ्री दे रहे हैं आप, तो इनका उत्तर ये है कि जो आप सोलर लगाएंगे, आज एक अगर छोटा आदमी, छोटा जो भी मजदूर है, वो अगर एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाता है तो उस पर जो 3 किलोवाट से एवरेज 300 से 400 यूनिट जो जनरेट होगी तो वो फ्री होगी। तो यही फ्री है और कुछ भी फ्री नहीं है। तो जो एक ये भ्रांति थी वो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोगों को लग रहा था कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ मैं पॉजिटिविटी की बात करूँ तो जो मुद्रा लोन है उसकी सीमा को जो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया है, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम रहा है बजट में। इससे वो लोग जो अपना व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि 20 लाख रुपए में एक अच्छा व्यापार शुरू किया जा सकता है। अगर कोई इस उद्देश्य से उस लोन को लेगा तो डेफिनेटली उससे रोजगार भी बढ़ेगा। व्यापारी जितने बढ़ेंगे उतना रोजगार बढ़ना ही है। बहुत लंबे समय से हम डिमांड कर रहे थे कि PGCL के एक्स्ट्रा ग्रिड यहाँ पे बने जो बीकानेर को नहीं दिए। आज हम एक तरफ बात करते हैं ग्रोथ की, जब हम बात करते हैं कि बिजनेस बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्रीज बढ़नी चाहिए, तो इंडस्ट्री बिना एनर्जी के तो बढ़ नहीं सकती। यहाँ मेरे साथ में बहुत सारे एनर्जी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं जो शायद इस समस्या से जूझ रहे होंगे कि उनको बिजली की कितनी परेशानी होती है। अगर मैं रूरल की बात करूँ तो वहाँ पे तो आपने कुछ जो नेतागण भी बैठे हैं, यहाँ पे भाजपा के भी लोग बैठे हैं, कांग्रेस के भी लोग बैठे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि एक सिडबी की ब्रांच एटलीस्ट बीकानेर में खुलनी बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन लेने के लिए सिर्फ बैंकों के पास जाना पड़ता है, जबकि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हायर है। अगर सिडबी अगर यहाँ आता है तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट का क्या है कि बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बीकानेर के अंदर बहुत लंबे समय से सेज की जो मांग चल रही थी उसको भी पूरा नहीं किया गया इस बजट में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन राजस्थान के ऑलमोस्ट बहुत सारे शहरों में खुल चुका है, लेकिन बीकानेर में आज तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं खुला है। तो मैं बात करूं तो कुल मिला के अगर व्यापारी वर्ग से अगर मैं बात करूं तो बजट बहुत अच्छा था, लेकिन अगर बीकानेर के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये जो बजट था इसमें बीकानेर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। थैंक यू। हमेशा आप लोगों को हमने कभी आज मैं खुशी हो रही है, आप लोगों ने हमें आमंत्रित किया और आपके ऐसे बहुत प्रयास है, बहुत अनूठा प्रयास है, इसके लिए उनका बहुत बहुत अपनी बात रखी। मैं अपनी माइनिंग इंडस्ट्री से हूँ, राजेश मेरा नाम है। 3-4 बातें मुझे समर्थन करनी है कि GST का जो सामान्यीकरण है, GST अपने आप में बहुत जरूरी हो गया। उस कारण से क्या है, व्यापार में बड़ी दिक्कत आती है, कहीं पे 5%, कहीं पे 18%, कहीं पे 14%। GST का सामान्यीकरण बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है और खासतौर से हमारे माइनिंग बिजनेस में। दूसरा, यहाँ जो प्ले है फ्लैट पे देखो प्रयास तो गैर उपलब्ध है, लेकिन वो यहाँ इंटरनेट में या फ्लैट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है, जबकि बहुत आसानी से हो सकती है। तीसरा, हमारा जो मटेरियल है वो फ्लैट की जो प्ले है बहुत बड़ा भंडार, पेट्रोल भंडार है और 40-45 लाख टन फ्लैट का जो है, लेकिन रेलवे का जो भाड़ा है वो प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। उसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्योंकि इंडस्ट्री के यूजर्स हैं वो भी कम भाड़े में मटेरियल मांगते हैं, तो रेलवे को आगे बढ़ के और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपनी रेट है उसको तय करने की जरूरत है। उसके अलावा एक बात जो मुझे समझ में आती है कि हमेशा बजट में सब लोगों के लिए बातचीत होती है, लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो व्यापारिक वर्ग है, उसके लिए, उसके सामाजिक शिक्षा के लिए, उसके लिए किसी तरह की कोई बात नहीं होती। रियल सेंस में अब संजय तो व्यापारिक वर्ग है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड मात्रा में 1.5 करोड़ 2 करोड़ करता था जो है वो
ये कर देते हैं, उनकी सुरक्षा की वो अपनी बात रखेंगे। एक बार पुनः एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पोर्टल और खासतौर से जी का और आप सभी भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार कि आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया और आपका जो मूल मोटो है वो बीकानेर का और विकास है, तो इसके लिए हम लोग आपके साथ हैं, कदम से कदम काम लगाना आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। मेरा जो एक्सपर्टाइजेशन है वो फूड्स एंड न्यूट्रिशन है और दूसरा मैं महिला को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरा जो सजेशन रहेगा वो न्यूट्रिशन के आधार पर रहेगा और महिलाओं के लिए क्या वो बंद हो गया। वो सही कर रहे हैं। क्योंकि अभी बजट में इंडस्ट्रियल पार्क्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है और इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा बन रही है। बीकानेर के ग्रोथ सेंटर बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका जो वेस्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि हम तो सफर हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का किलोमीटर्स की जो ज़मीन है वो बैरन हो गई है पूरी की पूरी, क्योंकि वहाँ पर STP बनाया नहीं गया है। तो जो भी ग्रोथ सेंटर डेवलप कर रहे हैं, वो चाहे वीको करता है या कोई और करते हैं, तो उनसे निवेदन ये है कि हम वहाँ पर उस इंडस्ट्री को डेवलप करें, उसके साथ साथ वहाँ पर STP लगाएं, जिससे कि हम जब हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 की जब बात हो रही है, तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा रहेगा। तो हेल्थ को और एग्रीकल्चर को बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, हेल्थ पर जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यू बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें कुछ ऐसे स्कीम्स पर काम करना पड़ेगा जिसमें कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम हो और हम ऑर्गेनिक टेस्टिंग जो लैब्स होती है, ऑर्गेनिक फूड टेस्टिंग लैब है, उसकी भी बात करें, जिससे कि हम एक क्वालिटी जो फूड प्रोडक्ट है वो मार्केट में लेकर के आए। बीकानेर का जो जोन है, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को यहीं पे नौकरी मिलनी चाहिए। हम वोकल टू लोकल की जो बात कर रहे हैं, यहाँ की जो धरोहर है, जो विरासत है, उस विरासत को हम एक पार्क में ला कर के अगर वहाँ रखते हैं और यहाँ की विरासत को वहाँ पर अगर हम सुसज्जित करते हैं या हम उसका प्रदर्शन करते हैं, वहाँ से जो भी इनकम होगी वो वहाँ के जो युवा उसकी जनरेशन है उनको काम आएगी। तो हम एक उस पर भी विचार कर सकते हैं। हम जो ये बजट है, इसमें महिलाओं को एक अवसर दिया गया है, जिसमें कि वो लघु उद्योग में भी उनका पार्टिसिपेशन जो वो सुनिश्चित किया गया है। स्किल डेवलपमेंट, हम जो एजुकेटेड हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट अलग है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि जो लेबर क्लास है या जिनके पास एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, हम उनकी आजीविका कैसे चले, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और यहाँ का जो जितना भी डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो यहाँ की ही जो विरासत है, यहाँ की जो कला है वो भी बचेगी, यहाँ की युवाओं को भी काम मिलेगा। और महिला अगर सक्षम होती है तो वो समाज को भी सक्षम करती है। तो हमें इस पर बात करनी है। इसके साथ ही कृषि जो विकास की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक क्लॉज है जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी को हमें सक्षम बनाना है और पोषण 2.0 पर बात करनी है। हम आंगनबाड़ी सक्षम बनाने के लिए या पोषण 2.0 करने के लिए हमें मिड लेवल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिन लोगों को उसमें एम्प्लॉय किया जा रहा है वो उतने ट्रेंड नहीं है। क्योंकि पहले क्या था, उनमें न्यूट्रिशनिस्ट या होम साइंटिस्ट को रखा जाता था जो कि उसके ट्रेंड होते थे। अभी जो भी रीज़न रहा होगा उसको फॉर ऑल ग्रेजुएट्स कर दिया गया है, जो कि पूरी नॉलेज नहीं है। तो जो स्कीम्स आती हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, नॉलेज ना होने के कारण वो फेलियर हो जाती है। तो हमें विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए हमें महिलाओं के साथ साथ
पोषण और हेल्थ पर पूरा ध्यान देना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप सब लोग पधारे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप सबने मीडिया एसोसिएशन हमें जोड़ा, इसके लिए मैं अपनी धनलक्ष्मी सिक्योरिटी से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारा उद्देश्य बीकानेर के विकास के लिए है। अपने बीकानेर का विकास कैसे हो सकता है उसके सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आज मीटिंग आयोजित की गई है। तो आप सभी का सुझाव और मार्गदर्शन आमंत्रित है। धन्यवाद। आभार यहाँ पे सबसे पहले तो पधारने के लिए। हमारी सिक्योरिटी फोरम अभी जस्ट ओपन हुई है 2 दिन पहले, और ये पहला प्रयास है हमारा कि पत्रकारों के साथ मिलकर सबके साथ काम करने का। उम्मीद है आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ हमें भी अनुभव मिलेगा और आगे बीकानेर के उज्जवल भविष्य के लिए हम भी आपके साथ मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। न्यूज पोर्टल्स और धनलक्ष्मी सिक्योरिटी जो एक अच्छा कार्यक्रम होटल वृंदावन में आयोजित हो रहा है, उसके लिए मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मौन सुराना अनाथ करता हूँ। काफी कुछ वक्ताओं ने अपनी अच्छी बात रखी। मकसूद जी ने एक बीकानेर के लिए अच्छी बात रखी। मैं मकसूद जी कहना चाहूँगा, आपका भी प्रयास रहा, अच्छी बात है। और बीकानेर के लिए जो रेल फाटक की समस्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, जो 2 भागों में काट देती है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण तो वसुंधरा जी बीकानेर आई थी और हमारे कलेक्टर थे शिखर अग्रवाल। उस टाइम में मैं बीजेपी जिला मंत्री था और वसुंधरा जी को उसमें सुभाष जी भी शामिल थे। काफी व्यापारी वर्ग ने रखा कि मैम हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसका एक निजात हो जाता है तो बीकानेर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। तो मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट टाइम में कि उसको ऑर्डर हो गए हैं। रात को 1 बजे अंडरब्रिज के लिए, जहां तक मेरा ख्याल है, ऑर्डर हो गए थे। वसुंधरा जी के थे निश्चित रूप से, और शिखर अग्रवाल जी ने वो सवेरे प्रेस में भी छपा था। गलत तो नहीं कहा मकसूद? हमारे कुछ व्यापारी, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं, हमारे स्वार्थ के पीछे क्या पता हमारी दुकान खत्म हो जाएगी, हमारा अंडरग्राउंड खत्म हो जाएगा, हमारी दुकान चलेगी नहीं चलेगी, और कोर्ट का सहारा लेंगे। हमारे जाने माने वकील जिनकी एक ही जिद थी कि बाईपास बने। मैं रेलवे डीआरसीसी का मेंबर रहा हूँ। मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ 2013 में जब रेलवे बोर्ड की मीटिंग थी, उन्होंने उस टाइम 100 करोड़ रुपए बाईपास के लिए कहा था, और आज 2024 चल रहा है और वो कोर्ट की शरण में चला गया। और अभी भी हमारे जाने वाले वकील, हमारी एक अभी कोई पार्टी संगठन की मीटिंग चल रही थी, अर्जुन नेहरा मौजूद थे, जो उन्होंने समझ का और समझ कोट कर रहा हूं कि यदि अंडरब्रिज बना या अन्य कोई बना बाईपास के अलावा मैं रात बना करूंगा। ये भी लेटेस्ट की बात है। तो जब तक हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठे हैं, हम बीजेपी से बिलोंग करते बैठे हैं, हम सब मिलकर पार्टी को छोड़कर एक बीकानेर की जनता के लिए ये तय करें इस फाटक की समस्या का समाधान होना चाहिए। कैसे हो, क्या हो, वो आप पे, सरकार पे, तब तो हो पाए। मैं देखता हूं हमारे कार्यकाल में बने मकसूद जी ने टेक्स्ट को कैसे रोके, मकसूद जी के कार्यकाल में बने तो हम कैसे रोके, इस प्रवृत्ति को भी छोड़ दें। अभी बजट की बात थी, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का बजट भी युवाओं पे फोकस रहा। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, मेरी ख्याल से जितना मेरा अनुभव है, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कही होगी कि हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। निश्चित रूप से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि ये जो मुख्यमंत्री की घोषणा है असल में धरातल पर आए और युवाओं को रोजगार मिले। अभी केंद्र सरकार ने भी इंटर्नशिप लागू की है और 500 टॉप कंपनियों को उसमें युवाओं को शामिल करना, इंटर्नशिप देना, और जो पहली दिन का है वो सरकार देगी। कम से कम इस बात का तो हम ध्यान रखें कि सरकारों ने युवाओं पे और रोजगार पे फोकस किया है, और जिस देश में विकास की गति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूं इन 10-12 सालों में
विकास की गति बढ़ी है और रोजगार में कभी हम नहीं देखते थे कि महिलाएं रोजगार के अंदर कई मेला लगता है तो आप देखते होंगे कि रोजगार के अंदर जैसे पुरुष करे वैसे महिलाएं करें। जैसे भी बिमला जी ने कहा लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, और जो अभी सरकार ने जो पहले 10 लाख मुद्रा योजना थी उसको 20 लाख किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर में 1 करोड़ तक का लोन सरकार ने किया है, बाकी हम इसका दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, उपयोग कम करते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत कड़वी बात, कि जब इस भारत में मुफ्त का बंद नहीं होगा तो कहीं न कहीं विकास में पीछे रहेंगे। यह तो मुफ्त वाली बात है वोट लेने की, उसमें सभी पार्टी शामिल है, मैं किसी पे एक पे आरोप नहीं लगाता हूं कि हमें कहीं न कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में हो, ये अच्छी बात है। बाकी जो अन्य चीज चल रही है, सरकारों की हालात ये हो जाती है कि मुफ्त में बांटना बंद किया, वोटों की राजनीति शुरू हो जाती है। ये वोटों की राजनीति, यदि भारत का देश का विकास चाहते हैं, इसमें भी कहीं न कहीं हमें फोकस करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यदि भारत में विकासशील देश बनेगा तो बीकानेर में अभी मैं चुनावी की बात का आगे बढ़ाता हूँ। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि गैस पाइपलाइन सीएनएक्स का बहुत बड़ा हब है। कच्चा मेटेरियल हमारे यहाँ से मोरवी जाता है और मोरवी से टाइल तैयार होकर यहाँ आती है। निश्चित रूप से यदि गैस पाइप आती है तो निश्चित रूप से बीकानेर उद्योग कहाँ बनेगा, इसके लिए प्रयत्नशील है। हमारे केंद्रीय कानून मंत्री रघुनाथ राम से जब भी मिलते हैं इस बात का अवश्य जिक्र करते हैं कि बीकानेर के अंदर गैस पाइपलाइन लाई जाए और बीकानेर में एक चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो। आपने मुझे समय दिया, इसलिए आपका आभार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ, हम बजट पर चर्चा नहीं करके सुझावों पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बजट जो हमारा देश का बजट एक उद्योग है, वो विकास के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तो गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया है, तो मैं बहुत भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, लघु उद्योग भारती की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। और साथ ही मैं सरकार से एक छोटा सा सुझाव मैं भी देना चाहूँगा, सबने दिया है तो खेल और खेल के संरक्षण के लिए सरकार का ध्यान बहुत ही कम है, जो कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि खेल में हमारा देश आगे बढ़ सके। जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि खिलाड़ियों के लिए कुछ ही गेम्स में अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, बाकी सभी गेम्स में हमें बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करूँगा। धन्यवाद। बजट के ऊपर चर्चा के लिए हम लोगों को बुलाया, समय समय पर जो आपकी विचारधारा है उसके ऊपर आप चल रहे हैं कि बीकानेर का विकास में आप जुड़े हैं। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बता दिया और मैं राजीव जी की बात से सहमत हूँ कि आज बजट पे चर्चा है, चुनाव पे चर्चा के लिए आप अलग एक मीटिंग रखें, दोनों का मेल नहीं करता। बजट पे चर्चा के ऊपर मैं उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा SMEC पे अपने सरकार ने पहले से डबल बजट किया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने युवाओं के लिए बेरोजगारी के लिए जो चर्चा की, अगर उसका प्रेसिडेंट दिया जाए तो जो SMEC है इससे बेरोजगारी भी मिटती है और अच्छे उद्योग बनते हैं, जो कि एक कर्णधार सिटी का नाम से, जैसे अपने बीकानेर में मेरे से पूर्व कई लोगों ने बताया माइंस का काम है, ऊन का काम है, इसी तरीके से भुजिया पापड़ का काम है। इन सब में काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है, ब्याज पे दी है, लागत पे दी है, तो उनका अगर उपयोग किया जाए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि अलग अलग सब्जेक्ट पर कभी गोष्ठी रखें ताकि इसका पूर्ण फायदा उस उद्योगपति को तभी मिल पाएगा, उन्हें आप सबको काम